चलिए आज चलते हैं एक सफर पर, समय में पीछे, बहुत पीछे। हम पहुंच रहे हैं प्राचीन भारत की उन बस्तियों में जहां इंसान ने पहली बार धातु का इस्तेमाल करना सीखा था। ये कहानी है भारत की ताम्रपाषाणिक बस्तियों की। तो सवाल उठता है, ये ताम्रपाषाण क्या, जिसे हम कैल्कोलिथिक कल्चर कहते हैं, ये है क्या आखिर? देखिए, इसका जवाब ना इसके नाम में ही छिपा है। कैल्को का मतलब है तांबा और लिथिक का मतलब है पत्थर। मतलब ये वो जमाना था जब हमारे पूर्वजों ने पत्थर के औजारों के साथ साथ पहली बार तांबे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और यकीन मानिए, ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक बहुत बहुत बड़ी क्रांति थी। और सोचिए, वो पहली धातु कौन सी थी? वो थी तांबा। बस इसी एक खोज ने इंसान को मेटलर्जी की दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया। ये वो नींव थी, वो पहली ईंट जिस पर आगे चलकर ब्रॉन्ज एज और आयरन एज जैसी बड़ी बड़ी सभ्यताओं की इमारत खड़ी हुई। ठीक है, तो आज की हमारी इस आर्कियोलॉजिकल जर्नी का रूट मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे राजस्थान की बनास संस्कृति से, फिर आगे बढ़ेंगे मध्य प्रदेश की तरफ, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर पूर्वी भारत तक के जो भी अहम साइट्स हैं उन्हें एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए, हमारी यात्रा का पहला पड़ाव आ गया है। हम हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, जो कि बनास संस्कृति का गढ़ माना जाता है। अब मन में सवाल आ सकता है कि इसका नाम बनास संस्कृति ही क्यों रखा गया? वजह बहुत सीधी सी है। जैसा कि आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया, इस कल्चर से जुड़े हुए जितने भी जरूरी ठिकाने थे वो सब बनास नदी की घाटी में ही बसे थे। तो बस नदी के नाम पर ही संस्कृति का नाम पड़ गया। इस इलाके में ना कई बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स खोजी गई हैं। इनमें सबसे खास हैं आहड़, बालाथल, बागोर, गिलुंद और ओजियाना। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि इन जगहों से हमें क्या-क्या जानने को मिलता है। तो लिस्ट में सबसे पहले है आहड़। इस जगह का पुराना नाम सुनिए, ताम्रवती, मतलब तांबे वाली जगह। नाम से ही सारी कहानी साफ हो जाती है ना। ये एक सीधा इशारा है कि ये पूरा इलाका तांबे के भंडारों और उससे जुड़े कामकाज के लिए कितना ज्यादा जरूरी रहा होगा। अच्छा, अब जरा बालाथल और बागोर पर नजर डालते हैं। बालाथल में हमें किले बंद घर मिले हैं, मतलब चारों तरफ दीवारों से घिरे हुए। इससे लगता है कि शायद उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता थी। वहीं दूसरी तरफ बागोर में जो स्ट्रक्चर्स मिले हैं वो मिट्टी से बने हैं, मतलब साफ है उस दौर में भी आर्किटेक्चर में काफी वैरायटी थी। और फिर है गिलुंद। देखिए, ये कोई आम बस्ती नहीं थी। ये असल में पत्थर के धारदार ब्लेड्स बनाने का एक बहुत बड़ा सेंटर था। हम कह सकते हैं कि ये उस जमाने का एक तरह का इंडस्ट्रियल हब था। चलिए राजस्थान से अब आगे बढ़ते हैं। हमारी यात्रा अब हमें ले आई है पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा पठार पर। ये इलाका मालवा संस्कृति का गढ़ हुआ करता था। यहाँ की दो सबसे जरूरी साइट्स हैं कायथा और नवदाटोली। अगर हम देखें तो कायथा काले सिंध नदी के किनारे बसा था और इसकी खोज की थी वीएस वाकणकर ने। यहाँ से किलेबंद बस्तियां मिली और एक बड़ी दिलचस्प चीज मिली, एक साथ रखे हुए 28 तांबे के कंगन। वहीं नवदाटोली की बात करें तो इसकी खोज की एचडी सांकालिया ने और यहाँ हमें चौकोर और गोल दोनों तरह के घर देखने को मिलते हैं। नवदाटोली के बारे में एक बात इसे बहुत ही खास बना देती है। इसे ना अब तक खोजी गई सबसे बड़ी, सबसे फैली हुई रूरल कैल्कोलिथिक सेटलमेंट माना जाता है। अंदाजा लगाइए, इसका विशाल आकार उस समय के एक बड़े और ऑर्गेनाइज्ड ग्रामीण समाज की कैसी तस्वीर हमारे सामने रखता है। और ऐसा नहीं है कि मालवा के लोग सिर्फ खेती या मेटल का काम ही जानते थे। नहीं, यहां से हमें चरखे और तखलियां मिली हैं और ये सबूत साफ साफ बताते हैं कि ये लोग कपड़ा बनाने के लिए कताई और बुनाई की कला में भी एक्सपर्ट हो चुके थे। ठीक है, तो अब हमारा सफर दक्षिण की तरफ मुड़ रहा है। हम पहुंच गए हैं पश्चिमी महाराष्ट्र में, जहां गोदावरी और भीमा नदियों के आसपास एक बहुत बड़ी संस्कृति फैली थी, जिसे हम ज़ोरवे संस्कृति के नाम से जानते हैं। ये ज़ोरवे संस्कृति इतनी ज्यादा फैली हुई थी कि इसे आसानी से समझने के लिए हम इसकी साइट्स को दो मेन ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला ग्रुप है अहमदनगर जिले की साइट्स का, जिसमें आते हैं ज़ोरवे, नेवासा और दैमाबाद। और दूसरा ग्रुप है पुणे जिले में मिली साइट्स का, जैसे कि प्रकाश, इनाम गांव, चंदोली और सोनगांव। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 200, ये दरअसल जोरवे संस्कृति की अब तक खोजी गई 200 से भी ज्यादा साइट्स की संख्या है। और इन सब में दैमाबाद सबसे बड़ा और सबसे अहम है। यह आंकड़ा खुद ही बताता है कि यह कल्चर कितने बड़े इलाके में फैला हुआ था। दैमाबाद से हमें उनके अंतिम संस्कार की एक खास प्रथा के बारे में भी पता चलता है। यहाँ जो कंकाल मिले हैं, उनसे ये मालूम हुआ
कि मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर रखकर दफनाया जाता था। ये चीज़ उनके रीति रिवाजों और शायद मौत के बाद की जिंदगी से जुड़ी उनकी मान्यताओं पर भी थोड़ी रोशनी डालती है। अब बात करते हैं पुणे जिले के इनाम गांव की। सच कहूं तो ये किसी आर्कियोलॉजिकल खजाने से कम नहीं है। सोचिए, यहाँ क्या क्या मिला है। एक किला जिसके चारों ओर खाई है, एक मातृ देवी की मूर्ति, एक 5 कमरों वाला बड़ा सा घर, और तो और गोल गड्ढे वाले घर और चूल्हे भी। इसीलिए इसे उस जमाने की बस्तियों के स्ट्रक्चर का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल माना जाता है। तो चलिए, अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। अब ये देखते हैं कि ये कैलकुलिथिक कल्चर पूर्वी भारत और हमारे सब कॉन्टिनेंट के दूसरे हिस्सों तक कैसे और कहां तक फैला। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये कल्चर सिर्फ वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया तक ही सिमटा हुआ था। पूर्वी भारत में पांडुराजा ढिबी और महिषतल, बिहार में चिरांद, सेनुआर और सोनपुर, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडी और नरहन, ये सारी साइट्स इस बात का पक्का सबूत हैं कि जीने का ये तरीका पूरे सब कॉन्टिनेंट में दूर दूर तक फैल चुका था। लेकिन इन सब में बिहार का चिरांद बिल्कुल अलग है। उसकी अपनी एक खास पहचान है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें पत्थर या तांबे के नहीं, बल्कि बहुत बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार मिले हैं, और ख़ास तौर पर हिरण के सींगों से बने औजार। यही वो खूबी है जो चिरांद को बाकी सभी कैलकोलिथिक साइट से एकदम अलग खड़ा करती है। तो इस पूरी यात्रा के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ है, पूरे भारत में इन शुरुआती संस्कृतियों ने पत्थर और तांबे को मिलाकर डेवलपमेंट की एक नई कहानी लिखी थी। और ये पूरी जानकारी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर पत्थर और तांबे के इस युग ने वो कौन सी मजबूत नींव रखी थी जिस पर आगे चलकर ब्रॉन्ज एज की महान सभ्यताओं की इतनी शानदार इमारत खड़ी हो सकी।